जल है तो कल है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थलों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्याऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्याऊ। जो जगह जगह पे देखा होगा ना तुमने, पानी के मटके रखे रहते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्याऊ। गुड। जिसमें आने जाने वाले रास्तों पर कहीं कहीं स्वच्छ पानी को घड़ों में या अन्य बर्तनों में ढककर रखा जाता है, जहां कोई भी प्यासा व्यक्ति आकर अपनी प्यास बुझा सकता है। चर्चा करिए, क्या आपके घर या आसपास ऐसी व्यवस्था है? आपने देखा है? बताइए, ऐसी व्यवस्था देखा है? जहाँ कहीं मटके रखे रहते हैं, कई जगह पर, है ना, टंकियाँ लगी होती हैं। हाँ। क्या आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी व्यवस्था देखी है? ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब हम। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे और बस स्टेशन पर पीने हेतु नल या पानी की टंकी लगी होती है। ऐसी सुविधा अस्पताल में मरीजों के लिए होती है। पेट्रोल पंप पर भी पीने हेतु पानी की व्यवस्था रहती है। अपने बड़ों से बातचीत करें। पहले मुसाफिरों, आने जाने वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था किस किस तरह से की जाती थी, इस टॉपिक पर आज तुम सभी अपने घर पर बात करके आओगे, ठीक है ना? ठीक है। आजकल यात्रा के दौरान लोग पीने के पानी की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं, इसको भी आप टॉपिक पर अपने घर वालों से बात करेंगे। ये एक लिस्ट है जो आपको बना के लानी है। उन क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिसमें आप पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पेड़ पौधों और फसलों को भी वृद्धि और विकास के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है ना? मैंने बताया था एक बार उसमें। हाँ, ठीक हो। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। किसमें पढ़ाया था मैंने ये? और पौधों के भाग, है ना? ठीक। सिंचाई के स्रोत एवं साधन। अब इसमें खेती के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। वर्षा की मात्रा कम होने पर फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, जिससे वे सूख जाते हैं। का उत्पादन कम हो जाता है। अतः फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उचित समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के लिए किसान तालाब, कुआं, नदी आदि से जल प्राप्त करते हैं। कुआं, तालाब सिंचाई के परंपरागत स्रोत हैं। तो बच्चों, परंपरागत स्रोत कौन कौन से हुए हमारे? कुआं, तालाब, ये हमारे सिंचाई के परंपरागत स्रोत हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। भूमिगत जल को निकालने के लिए बिजली चालित पंपों का प्रयोग किया जाता है। अपने आसपास के खेतों में जाकर पता करें कि सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है और उनकी सूची बनाएं। किस किस तरीके से तुम खेतों में पानी लगाते हो? तुमने देखा होगा पापा को या अपने घर में से किसी बड़ों को खेतों में जो पानी लगा। हाँ, बताओ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपको ये चर्चा करनी है घर जाकर भी, ठीक है ना? आगे चलते हैं। सिंचाई में पानी की मात्रा फसलों के प्रकार पर निर्भर करती है, यानी हमें खेतों में अपनी फसलों में पानी कितना देना है ये फसल पर डिपेंड करता है। हर फसल में ज़्यादा पानी नहीं दे सकते, हर फसल में कम पानी नहीं दे सकते। तो हर एक का अपना अपना निर्भर करता है कि फसल कितना पानी उसे चाहिए। कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान। कुछ फसलों में पानी की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, है ना? इनको नोट करते रहना, किन में कम है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, इनमें कम है। जबकि कुछ फसलों को पानी के साथ साथ तेज धूप की भी आवश्यकता होती है, जैसे ककड़ी, तरबूज और खरबूजा। इनको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, तेज धूप की भी ज़रूरत है इनको, है ना?
अब आते हैं भूमिगत जल का पुनर्भरण, जो कि मेन हमारे इस टॉपिक से रिलेट करता है। जल ही जीवन है, इस बारे में सब बात करते हैं, लेकिन जल कहाँ से आता है और इसे कैसे एकत्रित करके रखना है, इसके बारे में हम सबको सोचना आवश्यक है। पहले लोग पानी के लिए नदियों, झीलों के अलावा तालाबों और कुओं पर निर्भर रहते थे, परंतु आजकल लोग बिजली चालित मशीनों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं और पारंपरिक तौर तरीके से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरवेल के द्वारा भूमिगत जल को लगातार निकाला जा रहा है। इसका परिणाम यह होता जा रहा है कि लोग जमीन से पानी तो निकालते जाते हैं, लेकिन जमीन के अंदर पानी के स्तर को बनाए रखने का उपाय नहीं करते। यदि भूमिगत जल को लगातार निकालते रहे तो आने वाले समय में सभी को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि बारिश प्रत्येक वर्ष होती है, परंतु पानी उतनी तेजी से भूमि के अंदर नहीं जा पाता और उसका बड़ा हिस्सा ऊपरी सतह से होकर निकल जाता है। तो देखा सुना ना तुमने कि हम पानी को भूमि से तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में भूमि के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है। तो हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनवाया था इसीलिए बनवाया था तुम लोगों से। आगे इस कारण जमीन में पानी का स्तर पुनः उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता। लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण पानी की समस्या पैदा हो रही है। आज जल संरक्षण के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमें पारंपरिक तौर तरीकों को भी अपनाना होगा, जिससे वर्षा का पानी एकत्रित किया जा सके। पुराने तालाबों और कुओं को फिर से जीवित करना होगा। ये काम हमें करने होंगे, है ना? सुन रहे हो? शहरी क्षेत्रों में लोगों को अपने घरों की छत से बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था करनी होगी। अपने आसपास वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंचाने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त जल का सावधानी पूर्वक प्रयोग करके हम स्वयं के स्तर पर भी जल का बचाव कर सकते हैं। जितने पानी की आवश्यकता हो उतना प्रयोग करें। नल को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें। टपकते या रिसते पर नल की मरम्मत तुरंत करवाएं। ब्रश करते समय नल को खुला न छोड़ें। रसोई घर में बाल्टी या टब में बर्तन धोएं। पानी की बोतल में बचे हुए जल को फेंकने की बजाय उसे पौधों में डाल दें। जैसे तुम स्कूल में पानी लाते हो, बोतल में बच गया तो बिखेरते चले गए, हाँ, पौधों में डालो उसको। तालाबों, नदियों, कुओं के जल को दूषित न करें, उसमें कचरा ना फेंकें। अभी ज़रूरी चीज़ है, सिंचाई के लिए ड्रिप यानी टपक या स्प्रिंकलर छिड़काव विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पानी का खर्च कम हो। जल संरक्षण को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए। यह सब लोगों के एकजुट प्रयास से ही संभव है। चर्चा करिए, इस सब पर हमें चर्चा करनी है। आप सबको भी अपने घर पर इन पॉइंट्स पर चर्चा करनी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको और जान लेते हैं। भूमिगत जल की कमी के कारण क्या क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल की बढ़ती मांग से, इस वजह से भी कम हो रहा है। सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग करने से। और तीसरा, तालाबों, पोखरों जैसे जल के प्राचीन साधनों का रख रखाव न होने से। घरेलू कार्यों के लिए पंप से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकालने से और वर्षा के जल को एकत्रित न करने से, ये सभी कारण हैं। अब प्राचीन काल से ही जल की महत्ता, उसकी सफाई, उसके स्रोतों, कुएं, तालाब, नहर, बावड़ी इत्यादि का निर्माण जनता की भलाई का कार्य समझा जाता था। भारतीय शासक जल के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक थे। मौर्य काल में लोग जल के महत्व से भली भांति परिचित थे और जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो क्या कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने जगह जगह पर
कुएं खुदवाए, प्याऊ बनवाए। गुप्त शासकों के द्वारा भी जल के संरक्षण का कार्य किया गया। सम्राट स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के निर्माण का कार्य कराकर लोगों के जल संकट को दूर किया। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुएं एवं जलाशय के साथ कई बड़ी नहरों का भी निर्माण कराया गया। भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियां। अब हमने इनके समस्या पर और पहले क्या विधियां थी, बाद में क्या थी, उन सब पर चर्चाएं की। अब हम आते हैं कि अगर हमें किस तरीके से इसका पुनर्भरण कर सकते हैं। जल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है जल का संचयन एवं पुनर्भरण। यदि हम वर्षा के जल को एकत्रित कर भूमिगत जल के रूप में पुनर्भरण करते हैं तो हमें जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्षा के जल की भूमिगत जल के रूप में संचयन एवं पुनर्भरण की अनेक विधियां हैं, जैसे तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना, छत से प्राप्त जल जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्रित करना, पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल संचयन करना, नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्रित करना। जैसा कि देखो इसमें दिखाया हुआ है समझाने के लिए। बारिश हो रही है, इधर पानी भरा हुआ है, नलकूप के माध्यम से यहाँ पर स्टोर किया गया है और फिर इसका आवश्यकता अनुसार उपयोग है।